जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट एशिया से जुड़े हुए कई अहम अपडेट्स पर, जिसमें हम ट्रंप ने जो 15 पॉइंट्स पीस प्लान प्रपोज किया था, नेतन्याहू ने उसको सीधे रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ अब प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से जो युद्ध में खर्च हुआ है उसका भी मुतालबा कर रहे हैं, जो अब तक मुतालबा अमेरिका से ईरान कर रहा था। और साथ ही यूएस और सॉरी सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, ट्राइलेटरल मक्का पैक्ट, उसके क्या वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी डायनेमिक्स उससे क्या चेंज होंगे, और किस तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो पीस की तरफ बढ़ पाएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान कमर आगा साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार, जय हिंद। सर, इतना सारा कुछ वेस्ट एशिया में लगातार बदल रहा है। ट्रम्प कभी कुछ डिमांड करते हैं, कभी कुछ डिमांड करते हैं, और साथ ही जो नेतन्याहू ने 15 पॉइंट्स पीस प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया है। और जो उनके फौजें थी उनको हटाने से उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो आखिर इसका सर शांति की तरफ ये कैसे पहुंच पाएगा, जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, इजराइल में इस इशू को लेके विभाजन था। हम्म। बहुत से वहाँ के हार्डलाइनर कह रहे थे। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि भाई ये गाजा पट्टी जो है इसको अमेरिका ले लेगा, खाली कराएगा, और यहाँ पे एक उसको उन्होंने कहा था कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बहुत अच्छे से हाई नेटवर्थ मकान बनेंगे, है भी बहुत सुंदर, मेडिटेरेनियन के ऊपर है, ये कोस्ट है वहाँ पे, तो बहुत सुंदर इलाका है। और कहने लगे उनके हिसाब से ये था कि यहाँ के लोग जो रह रहे हैं वो इस लायक नहीं है, बल्कि पैसे वाले लोग, उनको लाया जाएगा, बसाया जाएगा। फिर उसके बाद उनका ये आ गया, बोर्ड ऑफ पीस का प्रपोजल आ गया। कि ये बोर्ड ऑफ पीस का प्रपोजल इसलिए आया था कि इजराइल हमास को हटाने में असमर्थ था, तो उन्हीं ने सोचा कि ये बेस्ट तरीका है, अमेरिकन ने के एक स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे जिसमें सभी देश होंगे, खासतौर से अरब देश थे ज़्यादातर, वो हमास को खाली कराएंगे। लेकिन इजराइलीज को, जो खासतौर से वहाँ के जो बहुत हार्ड लाइनर हैं और अधिकतर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हार्ड लाइनर, उनको उसमें आवाज़ें उठने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टेबलाइजेशन फोर्सेस जो अरब कंट्रीज और से आएंगी और फिर टर्की से आएंगी, ये खाली करने से इनकार कर दें, अपना कब्जा ना बना लें। इसके ऊपर, या इससे पहले जब ट्रम्प साहब कह रहे थे कि हमें हैंड ओवर कर दीजिए, तब भी उनके हार्ड लाइनर्स में से इस तरह की आवाज़ें आई थी कि अगर ठीक है, ट्रम्प साहब तो ठीक है, मगर ट्रम्प के बाद कोई दूसरा प्रेसिडेंट आया और उसने देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। इस तरह के उनको खतरे थे। दूसरी बात ये कि इजराइल की ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि वो 1 इंच ज़मीन भी जो ऑक्युपाई की है उन्होंने, जिस पे कब्जा किया है फिलिस्तीन की 1967 की जो अरब इजरायली वॉर है, उसको वो वापस नहीं देंगे। और पहले तो बातचीत होती थी टू स्टेट सोल्यूशन की, फिर बातचीत होती थी कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा टू स्टेट सोल्यूशन को, लेकिन वो सब जो है इन्हीं ने रिजेक्ट कर दिया। ट्रम्प साहब का कहना है, पहले तो ये कहा गया कि वी डोंट हैव पार्टनर इन पीस, क्योंकि मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे, हमास जैसे, उनसे डील नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उन्हीं ने कहा है कि अब ये काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री वहाँ के जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना ये है कि नो पैलेस्टाइन, कोई पैलेस्टाइन नहीं बनेगा, कोई टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं, बल्कि नहीं बनेगा। और ये पूरा सब जितना भी एरिया है ये सब बिब्लिकल लैंड है, और यहाँ पे हमेशा हजारों साल पहले यहाँ पे जो थे वो उनके पैगंबर और उनके जो थे प्रॉफिट्स और उनके किंग्स जो थे वो वहाँ पे रूल करते थे, वहाँ पे रहते थे। तो कहने लगे कि ये बिब्लिकल लैंड है, हाउ कैन वी विड्रॉ। शुरू में ये कहते थे कि जेरूसलम जो है ये बिब्लिकल लैंड है, उसको कहते थे कि ये यूनाइटेड कैपिटल ऑफ इजराइल है, इसलिए इसको हम खाली नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो ये कहने लगे कि जो वेस्ट बैंक है इसको कहा कि ये जो है बिब्लिकल लैंड है, और अब ये कह रहे हैं कि ये जो है गाजा को वो कहते थे कि ये जो है ये
बिब्लिकल लैंड नहीं है, मगर ये है कि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरत है, इसकी आवश्यक है, इसलिए हम इसको भी नहीं विथड्रॉ करेंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट बदल, अब ये कहते हैं कि वो भी है, सिनाई पेनिनसुला भी उसमें आता है, साउथ लेबनान को भी कह रहे हैं, बल्कि पूरे लेबनान को कह रहे हैं कि वो बिब्लिकल लैंड है। सीरिया में उन्हीं ने गोलान हाइट्स और बल्कि आगे तक का, नीचे काफ़ी आगे तक का की टेरिटरी पे अपना कब्जा बना लिया है। वो केवल जो दमिश्क वहाँ का कैपिटल है उससे 25 किलोमीटर दूर तक उनके की दूरी पे उनकी प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस है। तो ये तो इनका बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर दूसरा ग्रुप कहता है कि और आगे इराक भी है एक उसका पार्ट, और मदीने तक को कहते हैं कि वहाँ पे जो थे जूइश ट्राइब्स थे कुछ, वो भी इसमें आता है। खैर ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन ये कि फिलहाल जो है वो गाजा से नहीं विथड्रॉ करेंगे और वेस्ट बैंक को भी खाली कराएंगे। और उसमें वेस्ट बैंक में भी हम देख रहे हैं जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं सेटलमेंट की एक्टिविटीज़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ाई चले जा रहे हैं, बहुत नए सेटलमेंट्स बन रहे हैं और उसको अमेरिका मान्यता भी दे ही देता है बाद में, इसकी फिक्र नहीं है उनको। अब ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस को भी उन्हीं ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये नहीं, हम खुद ही हमारी फौज नहीं जाएगी। यानी अब वो दोबारा से युद्ध, अभी तक तो ये था कि चल ही रहा था ये उसके बाद भी क्या कहते हैं सीज फायर के बाद भी ये बराबर अटैक करते रहते थे, लेकिन अब बहुत तेजी से इन्हीं ने बढ़ा दिया। इनका कहना ये है कि ये जो गाजा पट्टी है यहाँ से फिलिस्तीनियों को निकालने की बात करते हैं और गाजा पट्टी के बॉर्डर मिलते हैं इजिप्ट से। ये कहते हैं कि गाजा पट्टी से इन लोग को निकाल के इनको सेटल कर दो सिनाई जो डेजर्ट है इजिप्ट में, वहां पे एक नया शहर बनाए जिसमें अरब पैसा देंगे, सऊदी अरबिया खास तौर से उस नए शहर के लिए, और वहां पे ये लोग रहेंगे। इजिप्ट इनफैक्ट राजी था, इजिप्ट से उनको बहुत से कंसेशन कह रहे थे कि हम दिलवा देंगे अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक और IMF के, और लोन माफ करा देंगे, पता नहीं काफी बार। लेकिन जब गाजा में ये हो गया, ये हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और वहां से 1200 लोगों को मार दिया, 250 लोगों को बंदी बना के लिया, जो बहुत ही अफसोसनाक बात थी। सिविलियन लोग थे, उनकी हत्या होना, उसका सभी ने, सारी दुनिया ने, भारत से मैं उसका बहुत खंडन किया है। लेकिन मगर इस इंसिडेंट से हुआ ये कि अरब देशों में नेशनलिज्म जाग गई और ये हो गया कि भाई इजिप्ट, इजराइल जो है ये इनविजिबल नहीं है, इसको भी हराया जा सकता है अगर विल हो। और उससे एक बहुत बड़ा चेंज अरब वर्ल्ड में आया है। अब ये कह रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये दोबारा से, मैं समझता हूँ वहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस जब बना था तब से लेके हम देख रहे थे उस समय इजराइल जो था वो वेस्ट बैंक में खास तौर से बहुत ज़्यादा बिजी था, साउथ, और फिर दूसरी तरफ वो साउथ लेबनान में उसकी एक्टिविटीज चल रही थी। साउथ लेबनान पे वो लगातार गांव के गांव रोज खाली करा रहा है और उनको ध्वस्त कर रहा है और वहां पे था। तब तक तो बोर्ड ऑफ पीस के बारे में वो नहीं बोले। अब उनको लगता है कि जितना उनको कब्जा करना था काफी हद तक कर लिया है, अब वहां पे वो कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो गाजा में की बात कर रहे हैं कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस को नहीं मानेंगे और 15 पॉइंट प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया और वो स्वयं ही हमस को खाली कराएंगे। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि बहुत लोग आने वाले समय में, मैंने इनकी कोशिश ही होगी कि गाजा को खाली कराना फिलिस्तीनियों से। जी, लेकिन सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अलग-अलग नज़र आते हैं। तो ऐसे में सर सहमति कैसे बन पाएगी और जिस पीस की बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान पुश करते रहते हैं, वो कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँगे? और पीछे अभी उनके सामने फिर बाइपोल्स भी हैं वहाँ पर यूएस में मिड टर्म। देखिए, पहली बात तो ये कि इन लोगों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, इन्होंने कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं की या कोई भी एक इजराइल की डिमांड, जितनी इजरायली डिमांड्स थी फर्स्ट टर्म में उससे अब इसमें भी पूरी की। इजराइल अमेरिका का मोस्ट ट्रस्टेड
नॉन नेटो एलाई है, ये अमेरिका के हित को उस पूरे क्षेत्र में प्रोटेक्ट करता है। तो और हित क्या है? वो है तेल, हम सब जानते हैं। और वो इनको खतरा था पैन अरब नेशनलिज्म से। इजराइल ने इजिप्ट से लड़ाई लड़के और जॉर्डन से पैन अरब नेशनलिज्म का खात्मा कर दिया। इस्लामिज्म का राइज हो गया, सऊदी अरबिया इमर्ज कर गया लीडर धीरे धीरे धीरे। और नेशनलिज्म, जिसको अमेरिका बहुत अपना एनिमी नंबर 1 जिसे कहना चाहिए मानता था, वो ख़त्म हो गया। इस्लामिक मिलिटेंसी ने एक नया इन्हीं ने रोल लिया। फिर उसके अलावा इनका लगातार ये सीरिया में इन्हीं ने हाफिज अल असद की रिजीम को टॉपल करने में सबसे बड़ा रोल इनका है। इसलिए कि वो रिजीम को 2011 से अमेरिकन कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इजराइल ने कुछ ही महीनों में हमने देखा लगातार बॉम्बिंग करके पूरा इजराइल के अम्यूनिशन डिपोज, डिफेंस सिस्टम, जहाज जहाँ जहाँ थे, फाइटर बॉम्बर, जो कुछ भी था सबको ध्वस्त कर दिया। और अमेरिका ने सैंक्शन लगा के इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया। सेना के पास न तो पैसा, इनके पास पैसा ही नहीं बचा था कि सैलरी तक दे पाते। और रिजीम को लैप्स हो गई। असद को मुल्क छोड़ के मॉस्को भागना पड़ा। तो ये इजराइल बहुत ट्रस्टेड है। ईरान से कौन लड़ रहा है? वो तो ईरान जो है अमेरिकन पॉलिसी का बहिष्कार करता है। उस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है अमेरिका के लिए। और जो उसके एलाइज हैं, मिलिटेंट एलाइज, हूती, हिजबुल्लाह, हमस, कौन लड़ रहा है? यही लड़ रहे हैं इजराइलीज। तो इजराइल बहुत ट्रस्टेड है। ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हो जाते हैं। अभी देखिएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ नहीं बोलेंगे, 2 एक स्टेटमेंट दे देंगे। और अमेरिका का मानना ये है कि भाई ये इतने हमारी मदद कर रहा है, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, इसको बनाने दे दो। ये शुरू से उनका चल रहा है, अभी से नहीं, बहुत पहले से ये है। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई, कभी अमेरिका ने प्रेस नहीं किया इजराइल को कि आप विड्रॉ कीजिए ऑक्युपाइड टेरिटरी से। अगर अमेरिका सीरियस होता तो ये कब के विड्रॉ कर जाते और पैलेस्टाइन का गठन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया अमेरिका ने। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लिखते। लेकिन सर अब इस सब के बीच में जो एक बड़ा अपडेट आया पिछले इसी हफ्ते, और वो ये कि सऊदी, पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, मक्का पैक्ट, इस सब से ऑलरेडी हम जानते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये डिफेंस पैक्ट साइन होना, और उसके बाद सर कई सारे जो कंट्रीज हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, वो इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो सर सिक्योरिटी डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेस्ट एशिया में क्या बदल रहा है? ये जो एक नया सिक्योरिटी फ्रंट क्रिएट हो रहा है, कैसे आप इसको समझ पा रहे हैं? अगेंस्ट ईरान है, क्या है? हाउ डू यू से इट सर? ये बेसिकली ईरान और जो ईरान के मिलिटेंट एलाइज हैं उसके लिए है। पाकिस्तान ने जो है वहाँ पे रेड सी को अब गार्ड करेगा, अपने शिप्स भेजेगा। देखिए अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपना कम कर रहा है, वो नहीं चाहता आना। उसके मतलब उसके एक तो एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, बहुत बहुत एक्सपेंडिचर होता है उसकी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में। और बहुत लंबा चौड़ा उनका पैराफर्नेलिया होता है जिसको मूव करना पड़ता है। तो वो तो आने पे तैयार नहीं। तो पाकिस्तान एंड टर्की, ये 2 की ड्यूटी फिलहाल लगाई गई है। इसमें इजिप्ट कोशिश की जा रही है इजिप्ट को भी लाने की। ये 3 बहुत शक्तिशाली देश हैं उस पूरे क्षेत्र में। और पाकिस्तान को भी जो इकोनॉमी बुरी हालत में थी उसको काफ़ी फ़ायदा हो गया है सऊदी के साथ जो डिफेंस पैक्ट किया। ये दूसरी बार है, एक बार और हो चुका है इनका, ये सेकेंड टाइम ट्राइलैटरल हुआ है। इससे पहले बायलैटरल था पैक्ट। तो ये तो है कि ये इनको करेंगे। दूसरी बात ये कि अमेरिका का जो असली प्लान था वो ये था कि ये जो रोल है वो अमेरिका चाहता था कि इजराइल वहाँ पे करेगा और खुद वो धीरे धीरे अपने ट्रूप्स को कम करेगा। ख़त्म नहीं करेगा, उनका कमांड उनका जो 6th फ्लीट और सेंट्रल कमांड 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बहरीन और कतर में है, वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे इजरायली सोल्जर्स आ जाएंगे। लेकिन हमस और ईरान वार ने वहाँ के हालात बदल दिए। पब्लिक सख्त खिलाफ हो गई है
अमेरिकन के खिलाफ, और वो अगर इजरायली जाएंगे तो इनस्टेबिलिटी का डर है सऊदी अरबिया के लिए। तो इसलिए अब अमेरिका की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान और टर्की, ये उनके टर्की नेटो मेंबर है, पुराना ट्रस्टेड एलाई है अमेरिका का, उसकी ड्यूटी लगाइए। ये बेसिकली अमेरिकन का ही प्लान है, जिसको इसी के सऊदी अरबिया जो है ये इतना ज़्यादा निर्भर है, और पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये लोग कोई बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं ले सकते। ये आज़ाद ज़रूर है ये मुल्क, मगर पूरी तरह से सॉवरेन नहीं है। इनको जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन खासतौर से सऊदी अरबिया को लेने होते हैं, उसको वो जब तक अमेरिका उसको वेट न करे, जब तक अमेरिका उसको सैंक्शन न करे, ये नहीं कर सकते। अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे हैं, अगर कोई ज़्यादा अमेरिकन एंटी ये बातचीत करते हैं तो इनको डर रहता है कि रिजीम कहीं टॉपल ना हो जाए। और अमेरिका इनको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। अमेरिका का मानना ये है कि ये जो है ये जितने भी देश हैं ये सब जो है उसके प्रोटेक्शन में है, खासतौर से ये देश जहाँ पे तेल पाए जाते हैं, फिर उसके अलावा इजिप्ट जो दूसरा बड़ा मुल्क है, और जो देश ईरान इजरायली पॉलिसी का विरोध कर रहे थे वो तो ज़्यादातर डिस्ट्रॉय कर दी हो गए हैं। इराक को अमेरिकन ने कर दिया, सीरिया को भी अमेरिकन इजराइल सब ने मिलकर बर्बाद कर दिया, बिल्कुल वर्चुअली प्री इंडस्ट्रियल एज में लगता है जैसे पहुंचा दिया, और कुछ चीज़ नहीं, सब ध्वस्त हो गया, उनके इंस्टीट्यूशन से ख़त्म हो गए। अब यह है कि ईरान एक लीबिया की भी रिजीम टॉपल हो गई है, जो अपोज कर रहे थे गद्दाफी, वो भी ख़त्म हो गया। सूडान एक बहुत बड़ा देश था, वो आपस में लड़ रहे हैं दोनों, उनको कौन लड़ा रहा है? एक तरफ तो सऊदी अरबिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है जो कि इजराइल के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ यूएई जो वो भी इजराइल के सब बड़े समर्थक हैं, वो रैपिड फोर्स जो है दूसरी जो उनकी फोर्स है उसके साथ जुड़े हुए हैं। पर्पस बेसिकली इजराइल का ये है कि किसी भी सूरत से जो सूडान है वो दोबारा से खड़ा ना होने पाए, इसलिए कि सूडान में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन भी है काफ़ी पुरानी, और एक बड़ा मिडिल क्लास जो था, अब वो वहाँ पे लाखों लोग रिफ्यूजी हो गए हैं, और शहरों के अंदर हर तरफ गोली बंदूक चल रही है, फेमीन फैल रहा है वहाँ पे, बहुत बुरी हालत है। तो सूडान भी इस तरीके से ख़त्म हो गया अरबों की मदद से। ये पूरा गेम प्लान जो है वो सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड को भी ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से इन लोगों का बड़ा वो मतलब वहाँ पे हो रहा है। अब जो है ये जो है चाहते जो हैं बहुत सी चीज़ें चाहते हैं जो इजराइल के विरुद्ध हैं, ईरानी जो बात कर रहे हैं, तो ईरान को भी ये एक साइड में लगाने की बात करते हैं। कितना कामयाबी मिलेगी ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। लेकिन सर ये जो मक्का पैक्ट साइन हुआ उसके अगले ही दिन हुतीज ने, ईरान ने सऊदी पे स्ट्राइक किए। कुछ भी हमने जो बात कर रहे हैं कि नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ही इसमें भी अप्लाई होगा, एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा और फिर हम रिटेलिएट करेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं सर। तो फिर इस तरह के डिफेंस पैक्ट साइन होने का पर्पस क्या है? देखिए, नहीं, ये डिफेंस पैक्ट है और रहेगा। अभी एक तो पहली बात ये कि इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया, ये कह दिया कि ये मुस्लिम नेटो है, इस्लामिक नेटो। भाई ये क्या चीज होती है? अभी तक इस्लामिक देश सुने थे, अब इस्लामिक नेटो भी बन गया। इस्लाम के मतलब पीस है, आप पीस के नाम पे, आप धर्म ही पीस के लिए आया था, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए नाम भी इस्लाम रखा गया उसका। उसके नाम पे जितना जुल्म ये लोग कर रहे हैं, अब आप मिलिट्री अलायंस भी उससे जोड़ रहे हैं, उसी से कर रहे हैं। स्टेट भी जिस तरह की बनाई वो बेहद रिप्रेसिव है, जिनका मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कोई वो है उसको की इजाज़त है जिस तरह की ये हुकूमतें हैं। तो सब बहुत अन इस्लामिक, औरतों को कोई राइट नहीं दे रहा है। अब तो खैर दिया है इन्हीं ने, एक ज़माने तक कितना सप्रेशन किया इन्हीं ने, बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जैसा तालिबान कर रहे हैं। फिर उसके अलावा ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए कोई राइट नहीं, दूसरे मुल्क दूसरे धर्म के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कोई राइट नहीं। ये तो मतलब ये सब अन इस्लामिक
एक्ट हैं जो ये लोग कर रहे हैं इस धर्म के, और स्टेट जो बनाते हैं इस्लामिक स्टेट के नाम पे रूल करते हैं ये लोग, इनकी तो बात समझ में नहीं आती। ये धर्म को यूज कर रहे हैं अपने राज के लिए, जो अलाउ नहीं है। इस्लाम में अमन शांति की बात करता है। मैंने जो पढ़ा है कुरान या हदीस जो है, और कुरान में भी है लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और रसूल ने जो कोवेनेंट ऑफ मदीना बनाया था उसमें सब कोई थे, ज्यूज को भी रहेंगे वहाँ पे, क्रिश्चियंस के भी रहने की इजाज़त थी, और किस तरीके से रहेंगे एक उन्हीं ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया था कि भाई सोसाइटी इस तरह से स्टेट तो थी नहीं उन दिनों में, स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं था नेशन स्टेट का, तो साथ रहने के लिए बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये लोग धर्म के नाम पे ये पैक्ट वगैरह कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस्लामिक वो नेटो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है यूरोप भी नाराज होगा, इसराइल भी नाराज होगा। काम आपका है ना यूरोप से लड़ने का। इस पूरे ट्राइलेटरल पैक्ट में कहीं भी फिलिस्तीन का कोई जिक्र नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि फिलिस्तीन की जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, कोई बातचीत जो है वो उसकी नहीं है। क्या कहते हैं लेबनान की, जहाँ पे इसराइल ने कब्जा, कोई चलिए लेबनान में शिया थे, सीरिया के अंदर की क्यों नहीं ये बात करते, जहाँ पे इतनी बड़ी टेरिटरीज उसने गोलान हाइट जैसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाली, वो उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उसकी भी कोई बात नहीं। बात किसकी हो रही है इस पूरे पैक की, कि एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है इसको हम इनलार्ज करेंगे और नेटो बनाएंगे और ये करेंगे। अरे भाई नेटो जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक वो है, उसकी एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं रिटन। जी हाँ, और वो सोवियत यूनियन के खिलाफ बना था, बाद में रशिया के खिलाफ हुआ जब उनको लगा कि रशिया ये एंटी वेस्टर्न लाइन ले रहा है, इंडिपेंडेंट अलग हो रहा है, खतरा उनको लगा। तो उनके तो कुछ एक गोल्स हैं जो डिफाइंड है। आपके क्या गोल हैं कुछ समझ में नहीं आता। ईरान और खाली ये जो है हूतियों ने इनको दोबारा से पीटा है, वो वेट कर रहे हैं हूती भी कि देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। और दूसरी बात ये कि दूसरे मुल्कों के लोग आके सऊदी अरेबिया के लिए लड़ाई लड़ें, ये भी नहीं मुमकिन होता। इस तरह से कि हमारे पास पैसा है, पाकिस्तान के सोल्जर आ जाएंगे, सर देखिए जंग तो दो उनको ही पैसे की सूरतों में लड़ी जरूरत है और जाती है, वो या तो लड़ाई आप लड़ें। किसी को बहुत ज्यादा पैसा दे दें, या फिर मेन तो सर इंसान अपने अपने देश के लिए, अपने धरती के लिए लड़ता है। और अगर वो बिल्कुल। ही मिसिंग होगा तो फिर कोई क्यों अपनी जान देने के लिए आएगा किराए पे। अगर आप और इस तरह से आर्मी और या फिर इस तरह के पैक्ट करेंगे तो वो इतना रिलायबल सिक्योरिटी नहीं हो आर्किटेक्चर तो नहीं सकता, हो सकता बिल्कुल। आपका। बिल्कुल। तो सऊदी अरेबिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ एक बेटर ऑप्शन के साथ आना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ इस तरह के पैक्ट करने से वो उसको सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी जो अब तक वो सऊदी अरेबिया को यूएस नहीं दे पाया। पता नहीं इस अब पैक्ट के बाद पैक्ट के पीछे क्या कहानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पैक्ट का पर्पस होता है वो तो होता हुआ मटेरियलाइज नहीं प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। तो इनका 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 पर्पस ठीक है। अमेरिका चाहता है कि ये देश वर्सेस ईरान लड़ाई लड़े। ईरान और सऊदी अरेबिया और कतर में, पाकिस्तान और इन सब के बीच में लड़ाई होगी तो शिया सुन्नी भी कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से शुरू हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल का उनका रूल है पुराना, ये उनका। बिल्कुल। अब देखते हैं कि अपनी इस सब के बीच सेना में, वो भेजना नहीं चाहते। लेकिन सर एक और सवाल जो रह गया, मैं आपसे जब क्विकली बस आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो मुतालबा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान से कि हमारा बड़ा खर्चा हो गया वॉर में तो हमको पैसा दिया जाए तो जब तक मांग ईरान कर रहा था अब तक अब वो मांग कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि जो ईरान का 200-300 बिलियन डॉलर इन देशों में इन्वेस्टेड है, चाहे यूरोप में हो या अमेरिका में हो, बैंक तो सबसे बड़े अमेरिकन ही है, वो तो अमेरिकन ही होते हैं, उनको ये सीज करने का इनका प्लान है, ये उनको वापस नहीं देंगे। रशिया का भी 200-300 बिलियन डॉलर यूरोप में और अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहा जा रहा है कि उनको भी वापस नहीं मिलेगा। उस पैसे से वो यूक्रेन का डेवलपमेंट करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा ही लॉस हो रहा है तो हम ही यूज करेंगे।
बजाय इसके ये तो सर कि वो हो गया, दूसरे। मेरी मम्मी बचपन में एक कहावत सुनाया करती थी, कहानी होती थी जिसमें एंड में सोल्यूशन ये निकलता है कि बैल का बैल और 50 रुपए दंड। वो एक कहानी थी कि कैसे एक गांव में कुछ कुछ, एक मुझे याद नहीं आ रहा, बचपन में मम्मी सुनाती थी। तो ये तो वही हो गया। वही बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो ये जो है इनका जो है वो, लेकिन इसका अगर ऐसा इन्होंने किया, इसे पहले भी कर चुके, शाफ ईरान के जी वक्त का पैसा नहीं दे रहे थे, जी ओबामा ने दिया। ईरानी बहुत एक्सपर्ट हैं पैसा वापस लेने में, रशिया ले पाएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। ईरान ने कैश लिया था इनसे, क्या कहते हैं, ओबामा से, जब न्यूक्लियर पीस डील साइन की थी, कैश कहा कि कैश दो, तुम चेक दोगे हम बैंक में जमा करेंगे, इतना एक साथ तो खर्चा होगा नहीं, तुम पता नहीं कब हमारे पर दोबारा सैंक्शन लगा दो, भरोसा नहीं है, हमें कैश दे दो। डॉलर प्लेन्स में भर भर के आया था, ये हालत थी। तो ये तो ईरानी निकलवा ही लेगा किसी न किसी स्टेज में, उसके पास बहुत सी हरबे हैं, लेकिन ये है कि समय लगेगा। बार्गेनिंग चिप की तरह भी ये यूज किया जा जी सकता है। दूसरी बात ये कि ऐसा करने से एक तो जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, जो बहुत सी कंट्रीज अमेरिका में इसलिए पैसा जमा कर रहे थे कि वहां पे उनको सेफ लगता था। सऊदी अरेबिया ने भी का भी पैसा है वहाँ पे, यूरोप के भी देशों का पैसा है, फिर उसके अलावा चाइना का बहुत पैसा है, इस तरह से रशिया का भी था 300, तो सभी देशों, भारत का भी है। तो ये लोग वहाँ पे कि ये सेफ है, अमेरिकन बॉन्ड्स में, फेडरल रिजर्व के जो बॉन्ड्स आते हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट होता है। दो वजह से करते हैं, एक तो उसमें इन्वेस्ट करो तो अमेरिका खुश भी होता है, अमेरिका से कंसेशंस मिलते थे, अब तो वो सब कंसेशन मिलना बंद हो गए। और फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, दूसरे देश नहीं देंगे नए इन्वेस्टमेंट। सबको डर लगता है कि जरा भी इधर उधर हमने पॉलिसी बदली तो हमारा पैसा सीज कर लेंगे। ये बहुत समय से चल रहा है, जैसे कि इससे पहले भी उनका सीज हो चुका है। तो ये है, अब देखना क्या है क्या। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो लिया तो जरूर है स्टेप, लेकिन इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जी बिल्कुल, अब देखते हैं कि एक के बाद एक काफ़ी फ़ास्ट डेवलपमेंट्स वेस्ट एशिया में हमें नज़र आ रहे हैं। किस तरह से शांति हो पाएगी, या ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलने वाला है, यूक्रेन और रशिया की तरह। आइए आने वाला वक़्त बताएगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये नमस्कार, जय हिंद।